चलिए अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी। और एक उदाहरण जो है हमारा पोटेंशियोमीटर पर आधारित है, पोटेंशियोमीटर के परिपथ पर आधारित है। अध्याय का आखिरी उदाहरण है और बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता दूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये। ठीक, चलिए मैं शुरू करता हूँ इसी से। ये है एनसीईआरटी उदाहरण 3.10। और ये कह रहा है कि R ओम का कोई प्रतिरोध एक पोटेंशियोमीटर से विद्युत धारा प्राप्त कर रहा है। पोटेंशियोमीटर का कुल प्रतिरोध R0 है। पोटेंशियोमीटर की वोल्टता V की आपूर्ति की गई है। जब सर्पी संपर्क सरकने वाला भाग या स्लाइड पोटेंशियोमीटर के तार के मध्य में हो तो R के सिरों पर वोल्टता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सवाल क्या है पहले समझ लें। पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगाकर इसको वोल्टता दे दी गई। ये पोटेंशियोमीटर में V लगा दिया गया। ठीक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं पॉजिटिव वाले को, ये देखिए ऐसे ऐसे। और पोटेंशियोमीटर के सर्किट में जो पोटेंशियोमीटर तार का प्रतिरोध है उसको AB बनाएं ऐसे, और आधा आधा कर दें उसको। यानी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर तार का पूरा प्रतिरोध है, यहाँ पर स्लाइड यानी जॉकी, और यहाँ पर लगा दें आधा, यानी R0/2, और आधा इधर लगा दें R0/2। यानी पोटेंशियोमीटर तार को आधा आधा कर दिया बिल्कुल। ठीक, और इसके साथ यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दें जो विभव प्राप्त कर रहा है, प्रतिरोध R। ठीक, अब ये कह रहा है R के सिरों पर वोल्टता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बस ये सवाल है। यानी जो R के सिरे हैं, ये दोनों R के सिरे कौन कौन से हैं, ये दोनों मान लीजिए, ये R के सिरे हैं। इसे मान लेते हैं M, इसे मान लेते हैं N। इन पर वोल्टता प्राप्त कीजिए। अगर विद्युत धारा इस दिशा से आती है, जैसा कि जानते हैं हम कि विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, और इस धारा को मैं मान लेता हूँ I, और यहाँ आके ये बढ़ जाती है धारा I1 और यहाँ पहुँच जाती है I-I1, और यहाँ वापस इस तार में ये I हो जाती है। ये धारा मैंने बांट दी किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो इस पर काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ इस बिंदु से मैं चलूँ, M से N पे आऊँ, तो विभव गिरेगा। यानी मुझे चाहिए, मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है Vm माइनस Vn जो होगा I1R के बराबर। बिल्कुल, इस चैप्टर में ये हम बहुत अच्छे से पकड़ चुके हैं। आप भी समझ चुके हैं इस बात को कि जब विभव का अंतर देखा जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये बात पक्की हो गई और याद हो गया। यार हंसना मत, देखो है ना, ये जो पढ़ा रहे हैं मतलब। और ये वीडियो जो है ना, ये यूट्यूब पे नहीं है यार, यूट्यूब वाला वीडियो नहीं है ये, पक्का ये तुम्हारे फुल कोर्स वाला वीडियो है। चलिए खैर, M से N पे जाने पे ये हो जाएगा I1R, इसमें विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसमें I1 वगैरह निकाल लें। अब देख कैसे, लूप लगा लेता हूँ, इसे लगा लेता हूँ लूप 1 और इसे लगा लेता हूँ लूप 2। ठीक, इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं, और मैं सिंपली से ओम के नियम से भी कर सकता हूँ। इन दोनों को पैरेलल में लगा लूँ, फिर इसे सीरीज़ में लगा लूँ, श्रेणी क्रम में लगा लूँ, और फिर इसमें निकाल लूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं किरचॉफ के नियम जानता हूँ और मुझे लगाने आते हैं तो पहले मैं उससे कर लेता हूँ, बाद में श्रेणी या समांतर में तो हम कर ही लेंगे यार। ठीक, चलिए लूप 1 में ले लेता हूँ, लूप 1। ठीक, किसी बिंदु से शुरू करते हैं, इस बिंदु से शुरू कर लेते हैं, इस बिंदु से। ठीक,
और इसी बिंदु पे आ जाते हैं। ठीक, चलिए इस बिंदु से देते हैं, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो लूप लगा दिया 1 ए बी सी डी ए में। चलिए शुरू करते हैं ए से। अब देखिए ए से चले तो यहाँ धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर गिरेगा। धारा है I माइनस I1, प्रतिरोध है R0/2, तो I माइनस I1 प्रतिरोध है R0/2 और माइनस। समझ गए होंगे ये माइनस क्यों आया, धारा की दिशा में जाने पर विभव घटेगा। और आगे बढ़ते हैं, R0/2 में चलते हैं और घटा लेते हैं I R0/2। आगे बढ़ते हैं, अब माइनस से प्लस निकलेंगे इस बैटरी में। इस बैटरी में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव निकलेंगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक, तो प्लस कर लेते हैं प्लस V। ये हो गया देखिए पहला समीकरण बराबर 0, यानी उसी बिंदु पर वापस आ गए तो बराबर 0। ठीक, चलिए अब लेते हैं लूप 2। ये कौन सा है, ये है लूप है BMN TB, ऐसे ले लेता हूँ BMN TB, इस बिंदु को T मान लेता हूँ। तो BMN TB ये वाला लूप ले लिया मैं। ठीक ठीक, हाँ चलिए शुरू करते हैं। अब लेते हैं B से घूम के आ जाते हैं इस तरफ। अब देखिए धारा की दिशा में जाने पर विभव घटेगा, तो लगा देता हूँ -I और साथ में कौन R0/2, ये हो गया। ठीक, और चलिए आगे थोड़ा सा। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, -I1R = 0, पहुंच गए बिंदु बी पर। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, ऐसे। ठीक, अब मुझे यहाँ से I1 का मान चाहिए, क्योंकि मैं I1 का मान यहाँ लगाने वाला हूँ। I1 का मान यहाँ लगाकर ही मैं पता करूँगा कि I1R क्या है। ठीक, अब I1 का मान मैं कैसे निकालूंगा इन दोनों समीकरणों से, आप देखिए कैसे करते हैं, बताइए कैसे निकालें। ये I और I1 में समीकरण है, अगर ऊपर वाले समीकरण को ठीक कर लें थोड़ा सा तो क्या बनेगा ऊपर वाले, देखिए I के पदों को अलग कर लें, I R0/2 तो ये हो गया माइनस में I R0 हो गया माइनस में, I R0/2 माइनस का I R0/2, ओके। और ये हो गया प्लस का I1 R0/2, और ये हो गया -V, माइनस से गुणा कर दें इसको I1, ये I1 है, जो गलती हो जाएगी है ना, माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस भी हट जाएगा यहाँ से। ठीक, हटाना चाहो हटा लो, I R0 माइनस I1 R0/2 = V। थोड़ा और ठीक कर दें इस वाले को तो कुछ बनेगा, देखिए इस R0 को V के नीचे पहुंचा दें तो I माइनस I1 V/R0 और 2 इसके नीचे, ऐसा समीकरण आ गया। देखो अब यही से यहाँ से भी दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं, यहाँ से भी प्राप्त करते हैं, देखो क्या बनेगा इससे। ठीक, इसे ही प्राप्त करते हैं, ये बनेगा -I R0/2 प्लस I1 R0/2 माइनस I1 R0/2, तो -I1 नहीं अलग चीज़ है, माइनस नहीं प्लस I1 R0/2 और गड़बड़ हो जाएगी वरना, हाँ -I1R = 0। चेक करें, -I R0/2 माइनस माइनस प्लस I1 और I1R ही आ गया। यहाँ से I1 कॉमन ले लो, -I R0/2 को जो का त्यों रहने दो, और यहाँ से I1 कॉमन ले लो, ये हो गया
आर नॉट बाई टू माइनस आर, 0। ठीक, कन्फर्म करें कि माइनस है कि प्लस है, आई माइनस आई वन और माइनस आई आर। ठीक है, ओके डन। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आई का मान यहाँ से निकाल के वहाँ लगा दूँ तो मुझे आई वन का मान मिल जाएगा। ठीक, अब मैं आई का मान यहाँ से निकालता हूँ। आई का मान कितना है, देखो आई का मान है आई वन बाई टू प्लस वी नॉट बाई आर, ये आई का मान है ऐसे। ठीक, और यहाँ लगा दिया मैंने इसे, तो मुझे आई वन का मान मिल जाएगा। इस तरीके से आई वन का मान निकाल के मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसको ऐसे, तो मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। ये तो था किरचॉफ के नियम से हल, यानी सिंपली इसको यहाँ रखें, यहाँ रख दें, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम निकालते हैं समांतर और श्रेणी क्रम में इसको कैसे हल करते हैं, जो कि एक सिंपल सा तरीका है। आप भी सोचें यार उसको पक्का कर लें सर, उसको लगा लें तो वो याद रहता है, फिर चलिए वो भी कर लेते हैं। ये तो सिंपल हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन हो गया, सिंपली आ जाएगा, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात हो रही है m और n के बीच के विभाव की। तो m और n के बीच का जो विभवांतर है वो जितना इस r में होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही b और t पॉइंट में होगा। विभवांतर सेम होगा, b और t में भी वही होगा, m और n में भी वही होगा। और इन दोनों को हटाकर अगर इन दोनों से अलग एक पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ t डैश, और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ b डैश, तो p डैश और t डैश में जो विभवांतर होगा वो भी वही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ दूँ, इन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ देता हूँ। देखो पैरेलल में जोड़ के दिखा रहा हूँ इनको मैं, ये जोड़ दिया मैंने पैरेलल में। ठीक, अब इनका पैरेलल में कितना बनेगा, आई वन करंट बांटने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि हम सीरीज पैरेलल लगा रहे हैं ऐसे। ठीक, इस बिंदु को भी ले लेते हैं। हमें चाहिए बस b डैश माइनस टी डैश, हमें चाहिए b डैश माइनस टी डैश विभवांतर, b डैश माइनस वी टी डैश, छोटा करके लिख के देता हूँ, है ना, प्रतीक में गड़बड़ है, b डैश माइनस वी टी डैश, ये हमें चाहिए, ये हमारा आंसर है। क्योंकि हम जानते हैं b डैश में और टी डैश में जो विभवांतर है वही r नॉट बाई टू में है, वही r में है। हमें जानते हैं कि पैरेलल में विभवांतर ऐड नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं, विभवांतर वही है, वही हमें चाहिए। अब अगर इन दोनों को मैं समांतर क्रम में लगा लूँ तो ये कितना बनेगा, इन दोनों को अगर समांतर क्रम में मैं लगा लूँ तो कितना बनेगा, तो लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ इसे हटा के लिख रहा हूँ मैं उस चीज़ को। ठीक, कितना बनेगा ज़रा बताओ। ये बनेगा आर नॉट बाई टू बटे आर प्लस आर नॉट बाई टू, ये बनेगा यहाँ का प्रतिरोध। ये बन गया, देखो इस बिंदुओं के बीच में ये प्रतिरोध बनेगा। इसे थोड़ा ठीक करें तो ये 2 भी हट जाएगा यहाँ से। ठीक, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, देखो 2 हटा रहा हूँ ये वाला मैं, नीचे इस 2 को लघुत्तम ले रहा हूँ मैं। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये 2r प्लस आर नॉट, पक्का कर लें 2r प्लस आर नॉट, ये बन गया। देखो ये बन गया यहाँ का प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध कितना बनेगा, कुल प्रतिरोध यानी आर बी सी, आर ए से लेकर डी के बीच में, आर ए डी लिख देता हूँ सीधा, कितना बनेगा बताओ। ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, यानी आर नॉट 2r प्लस आर नॉट प्लस आर नॉट बाई 2, ये हो जाएगा आर ए डी, पूरा सारा प्रतिरोध बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हल कर लें, आर ए डी आर नॉट प्लस ये 2 एलसीएम बना लें,
2r प्लस r0 स्क्वायर। ठीक, अब इसे खोल देते हैं, देखो 2r0 प्लस r0 स्क्वायर, 2 को इधर कर लिया, ऐसे हो गया। तो ये कितना बन गया, नीचे क्या लिख दिया इसके, 2r प्लस r0, ये हो गया 4r0 प्लस r0 स्क्वायर, 2r प्लस r0, ऊपर से r0 कॉमन ले लूँ, r0 4r प्लस r0 अपॉन 2r प्लस r0, ये बन गया। देखो ये चीज़ आ रही है, ये कुल प्रतिरोध है, ये है RAD। ठीक, पक्का, ये जो है ये RAD है। ठीक, अब धारा जो I का मान है वो कितना है, क्योंकि ये धारा जो I है, अब एक ही तार बन गया, पूरा एक ही तार में चलेगी अब ये, तो I का मान कितना हो गया, I का मान हो गया V/RAD, यानी कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, ये I हो गई, जिसे हम कह रहे हैं परिपथ में धारा। अब VB' माइनस VT', यानी इसमें कितना विभवांतर होगा, तो क्या करूं, इस धारा को गुणा कर दूं यहाँ के प्रतिरोध से, बस कितना प्रतिरोध होगा यहाँ पे, R0 2R प्लस R0। ठीक, तो कितना आ गया, VB' माइनस VT' को क्या लिखूं, IRB' T', B' से T' तक का प्रतिरोध। धारा बन चुकी है V0 R0 4R प्लस R0 बटे 2R प्लस R0, ये देखो ये बन गई धारा। गुणा किससे करना है, इसको गुणा करना है इसको यहाँ के प्रतिरोध से, R0 2R प्लस R0, ये देखिए ये चीज़। अब ये जो चीज़ है देखो, ये ऊपर नीचे समान आ रही है बिल्कुल, इसे इससे काट लो। ठीक, और ये 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो कितना हो रहा है, 2V0 नहीं है, ये V है ना, 2V R0 4R प्लस R0, एक R0 भी कट जाएगा, तो कुल कितना हो रहा है, 2VR 4R प्लस R0। ये हो गया हमारा उत्तर, ये वाली चीज़ हमारा उत्तर है, जो IRB' T' है, B' और T' के बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसमें इतना विभवांतर है। ठीक, वही विभवांतर समांतर में दोनों में होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लगे हुए हैं ऊपर नीचे, ये उनमें होगा, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने एक उदाहरण। इस उदाहरण में देखो दिक्कत क्या है, इस उदाहरण में क्या होता है कि सारा का सारा हल करना पड़ रहा है R और R0 के पदों में। R और R0 की वैल्यू नहीं दे रखी है, नहीं तो बड़ी आसानी से हो जाता है, ये उसी के पदों में हल करना है। तो ये मैंने कर दिया सिंपल, ओम का नियम लगाकर, सीरीज पैरेलल लगाकर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसको किरचॉफ्स के रूल से भी हल कर सकते हैं, लूप लगाकर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसको पक्का कर लें, इसका अभ्यास कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लो पक्का एकदम। ठीक, चलिए अब शुरू करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास।
चलिए, ये आ गई है मेरे हाथ में किताब और ये आ गई है एनसीईआरटी की अभ्यास और ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। क्या दिया है बैटरी का, पक्का करो। विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो, 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, अधिकतम धारा का मान। ठीक, यानी एनसीईआरटी पहला सवाल, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। अधिकतम धारा का मान कैसे प्राप्त हो सकता है। बैटरी के टर्मिनल को सीधा जोड़ दो, उससे ज़्यादा धारा प्राप्त नहीं हो सकती। यानी बैटरी के बीच में जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, देखो ऐसे, इनको सीधा जोड़ दो। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ होता है ऐसे, यूँ, ये है आर। ठीक, इनको सीधा जोड़ दो यूँ, और इसका जो प्रतिरोध है उसे आर बराबर 0 कर दो, यानी शॉर्ट सर्किट। दोनों टर्मिनल को जोड़ने वाले का प्रतिरोध 0 कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा करंट बहुत हो जाएगा। अधिकतम धारा, आंतरिक प्रतिरोध, इस लूप में जो प्रतिरोध रहेगा बस यही रहेगा आर, और कोई प्रतिरोध इसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा लूप बनेगा ना ऐसे। तो कितना रहेगा प्रतिरोध, बस आर। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 0 हो गया, 0 प्लस आर, श्रेणी क्रम में आ गया सिस्टम, है ना। तो कितनी होगी अधिकतम धारा, आई अधिकतम 12/0.4, कितनी बन जाएगी, 30 एम्पियर। ये हो गया आंसर। यानी अगर अधिकतम धारा किसी बैटरी से लेनी हो तो उसके दोनों टर्मिनल को भिड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो जाती है। अधिकतम धारा चलती है बैटरी में, तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत तेज़ी से होती हैं, तो उसके अंदर के एलिमेंट जो होते हैं, उसके अंदर के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, सेल जो होते हैं उसके अंदर के, वो सब जल फल जाते हैं, खराब हो जाती है बैटरी। ठीक, करते हैं दूसरा सवाल। दस वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी का जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, 10 वोल्ट, यानी जो ई है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, आर, वो है 3 ओम। ऐसे किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। परिपथ में धारा का मान बता दिया गया, बाहर जो प्रतिरोधक है उसको जोड़ा गया आर, और धारा का मान बताया गया 0.5 एम्पियर, यानी जो आई बताई गई वो बताई गई 0.5 एम्पियर। ठीक, तो कितना बढ़िया सरल सा सवाल है। हम जानते हैं कि जो कुल प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में वो होगा आर प्लस आर। कुल विभव जो मिलता है विद्युत वाहक बल के बराबर है आर, और धारा का मान जो आई है वो 0.5 है, यानी आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। कौन सा सूत्र काम कर गया, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये काम कर गया। देखो सरल परिपथ, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ से मुझे इस आर का मान मैं रख देता हूँ 3, इस आर का मान क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, इसका मान है ये लो। ठीक, और आर प्लस 3 को इधर ले आता हूँ, इसे बना देता हूँ 20, क्योंकि 0.5 10 के नीचे 20 पहुँच जाएगा, तो आर का मान हो गया 17 ओम। बस यही है उत्तर, यह आंसर आ गया जी। और
जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? परिपथ बंद है, बंद परिपथ है, तो सेल के टर्मिनल को यहाँ मान लूँ, दोनों को, ये सेल के टर्मिनल हैं, एक को मान लूँ M, एक को मान लूँ N, ठीक। तो M और N के बीच में कितना विभवांतर होगा? क्योंकि सेल के बाहर ये जो चीज़ है, देखो ये सेल के अंदर की चीज़ है, बाहर जाके टर्मिनल पे, तो टर्मिनल यहाँ पर होंगे, तो कितनी वोल्ट होगा? IR के बराबर। तो लिख देंगे टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? VM माइनस VN IR, ठीक। I कितना है? I है 0.5, R का मान है 17, तो ये होगी 34, 0.5, R का मान 17, 8.5 वोल्ट। क्या यार, उल्टी गुणा कर दे रहा हूँ मैं, 8.5 वोल्ट, है ना। ये आ गई, लो, ये आ गया आंसर, ये हो गई टर्मिनल वोल्टता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल, एक ओम, 2 ओम, 3 ओम। तीसरे सवाल में 3 भाग हैं, तो पहले ए वाला पार्ट करेंगे, ये लो देखो ए, ठीक। चलो यहाँ तक ए वाला कर देंगे, यहाँ तक, यहाँ बी वाला कर देंगे, और यहाँ पे इसका तीसरा भाग कर लेंगे सी वाला, ठीक है, ओके। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? श्रेणी क्रम में है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये बिंदु मान लेते हैं A, और ये मान लेते हैं B। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। RAB आप जानते हैं श्रेणी क्रम में वो हो जाएगा 6 ओम। ये हो गया पहला उत्तर। चलिए बात पक्की हो गई। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता क्या होगी? यानी अगर इसी चीज़ को एक बैटरी से लगा दूं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दूं जिसमें आंतरिक प्रतिरोध नहीं है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी? धारा हो जाएगी 12/6, क्योंकि इनका प्रतिरोध कितना बनेगा 6, 2 एम्पियर। अब इससे इस पहले वाले में मान लूँ विभाव V1, इसमें मान लूँ V2, इसमें मान लूँ V3। प्रतिरोधकों में विभवांतर IR होता है यार, तो V1 कितनी धारा है इसमें? I, सब में एक ही धारा है, श्रेणी क्रम में तो एक ही धारा होती है, ठीक। माइनस प्लस कर लो, चलो V1 I, पहला R क्या है 1, V2 I, दूसरा R क्या है 2, V3 I, तीसरा R क्या है 3, I का मान रख दूँ 2, यानी 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। लो भाई ये सब उत्तर हैं, ये लो। हो गया, यानी सभी में अलग अलग वोल्ट निकल गए। श्रेणी क्रम का सूत्र है यार, श्रेणी क्रम का जो सूत्र बनाया था वो इसी नियम के आधार पे बनाया था कि श्रेणी क्रम में विभवांतर बंटते हैं, यानी विभव घटता जाता है, और समांतर क्रम में धारा बंट जाती है, ठीक। चलिए हो गया, हाँ बी हो गया। इसमें यार 2 ही हिस्से हैं, मैंने 3 बना दिए इसमें, दूसरे इससे अगले सवाल में भी 2 ही हिस्से हैं। चलो ठीक है, हटा दो, हो गया बस ये।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं यार, ठीक है। इसमें 2 हिस्से हैं भैया पक्का इस बार, देखो यह है इसका पार्ट ए और यह है इसका पार्ट बी, पक्का 2 हिस्से हैं भाई। 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्वों में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा पार्श्व में, पैरेलल में? भाई पैरेलल में लगा लो भाई, 2 ओम 4 ओम 5 ओम, और ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी, ओके। 2 ओम 4 ओम 5 ओम, तो 1/R/AB 1/2 1/4 1/5। चलो भाई हल करो फटाफट, कितना आ रहा है जरा देखो, बनाओ भाई इसका एलसीएम बनाओ, कितना हो जाएगा एलसीएम? 20 हो जाएगा भाई, 20 बना लो, 20 10 + 5 + 4, 5 और 4 9 और 10 19। यार ये तो बड़ा अजीब सा आंसर आ गया, ये आ गया 20/19। फिर से देखें ज़रा, 10 बनेगा, 5 बनेगा, 4 बनेगा, 5 और 4, ठीक। उत्तर की जांच करता हूँ कहीं कुछ, क्योंकि 20/19 थोड़ा कुछ हटा हुआ सा उत्तर है, जैसे हट गया हो उत्तर। 20/19 ही है यार उत्तर में, यही है यार, ठीक है। चलिए अब दूसरे में क्या कह रहा है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध कर दिया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान बताइए। चलिए ये भी बात सही है भैया, यहीं पे लगा लेता हूँ यार, ये तो मिल ही गया ना, इसे क्या करना है यार। बी को भी यहीं बना लेता हूँ, ले पकड़ो देखो, हटाओ यार, बी को बदल देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं शॉर्टकट, बी बना देते हैं यहीं पे और इसे हटा देते हैं, ये लो। और 20 वोल्ट से लगा देते हैं यार इसको, ये लो। ऐसे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो 20 वोल्ट मिला, इसमें दे दी पहली धारा I1, इसमें दे दी दूसरी धारा I2, इसमें दे दी तीसरी धारा I3। तो सभी को विभवांतर समान मिलेगा। समांतर क्रम में आप जानते हैं कि विभवांतर सबको एक ही जैसा मिलता है। तो I1 का मान मिल रहा है देखो 20/2, I2 का मान मिल रहा है 20/4, I3 का मान मिल रहा है 20/5, क्योंकि ये V सबको बराबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक और यहाँ तक कोई और प्रतिरोध नहीं है। इसका अपना प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक। चलिए पूरा विभवांतर उसी को मिल जाएगा, सिंपल सा सवाल है। तो ये हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया 5 एम्पियर, ये हो गया 4 एम्पियर। कुल धारा बैटरी से प्रवाहित, कुल धारा I कितनी होगी बताओ, I1 + I2 + I3, ठीक। तो कितना उत्तर आ गया फिर, I कितना आ गया 10 5 4, ये बन गई 19 एम्पियर। सबको जोड़ दिया भाई, ये बन गया उत्तर, ठीक। यानी वही बात है, समांतर क्रम का या पार्श्व क्रम का जो सूत्र का डेरिवेशन है उस पर आधारित सवाल है, सीधे सीधे उसी पर आधारित सवाल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, पर तापन अवयव प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक इतना इतना है। तापमान के साथ प्रतिरोध का बदलना, इसका सूत्र है हमारे पास R2 R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये हमारे पास सूत्र है। ठीक, तो जो पहला प्रतिरोध है 27 डिग्री पर वो है 100, तो ये हो गया पहला प्रतिरोध 100, 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस 27। ये देखिए लग गया पहला मामला, पहला फार्मूला लग गया। ये अल्फ़ा का मान दिया हुआ है ताप गुणांक 1.7 10 की घात -4। यहाँ अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 100, 1 प्लस 1.7 गुणा 10 की घात -4, है ना। ये लो भाई, और जो तापमान है T2 वो नहीं पता, T2 का नहीं पता, पता करेंगे T2 का, पता नहीं है। R2 का मान पता है 117, तो ये R2 का मान है 117। ठीक, चलिए हल करते हैं, क्या निकालते हैं मान देखते हैं। इस 100 को इसके नीचे कर लेते हैं, फिर इस 1 को इसमें से घटा लेते हैं, तो ये बचेगा 17/100, चाहे चेक कर लो। इस 100 को 17 के नीचे किया, फिर 1 घटा लिया, तो कितना बचेगा? 17/100। ठीक, आगे बढ़ो। 1.7 गुना 10 की घात -4 T2 माइनस 27। ठीक, हाँ 27 नज़र आया, 27। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है कि कुछ ऐसा करो यार ये कट जाए इससे, यानी 10 से भाग कर लो, बस ऐसा कर लो कि 1 0 हटा लो यहाँ से और यहाँ दशमलव लगा लो यार, दे लो।